जीव विज्ञान एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज आज दूसरा है। आज हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। कल आपका पहला सीरीज था जीव विज्ञान का, जिसमें 1 से 25 तक प्रश्नों का टेस्ट हुआ था। आज आपका 26 से शुरू होगा, 50 तक के प्रश्न रहेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन का सीरीज है। और बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास इस वीडियो का मैसेज नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी को यह भी बता दें कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे दोस्तों को भेजें जो इस वीडियो को देख सकते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसे लाइक भी करें वीडियो को, ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़े और इस तरह के और भी वीडियो बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, नहीं कल 25 तक हो चुका था और आज का 26वां प्रश्न होगा कल के अनुसार। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है सबसे पहले आज। तो आज का पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन दिया हुआ है और हाई टारगेट लेकर चलना है आप लोगों को। तो रक्त में यानी खून में आयरन की कमी से यानी लोहा की कमी से, फेरस की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? तो ऑप्शन है टीबी, मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। ये 4 ऑप्शन है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनीमिया। रक्त में यानी खून में आयरन की कमी से यानी फेरस जिसको कहा जाता है, जिसे आपका लोहा भी कहा जाता है, इसके कमी से आपका एनीमिया का बीमारी होता है। ये भी बता दें कि जिस व्यक्ति को आयरन की कमी होगा वो आपका पालक का सेवन करेंगे तो आयरन की कमी दूर होगा। सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है पालक को, पालक का साग, इसे सेवन करें, आपके रक्त में आयरन की कमी दूर होगी और आपका एनीमिया रोग से आप बचे रहेंगे। प्रश्न नंबर आज का 27वां है अकॉर्डिंग टू कल यानी कल के अनुसार। तो 27वां प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम एक उत्तक है पादप में, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप जिसे पेड़ पौधा हम लोग कहते हैं, वनस्पति के नाम से जाना जाता है, पेड़ पौधा कहते हैं, यानी पेड़ पौधे ही पादप हैं, वनस्पतियां ही पादप है। और इसमें जाइलम एक उत्तक पाया जाता है। और सवाल कर रहा है आपसे कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम उत्तक उत्तरदायी है, किस लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए है जल का वहन, भोजन का वहन, सी ऑप्शन में है एनीमो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल का वहन। यानी पादप यानी पेड़ पौधों में जाइलम उत्तक जल का वहन करता है, यानी जड़ से पेड़ पौधा का जो जड़ होता है वो मिट्टी के संपर्क में होता है और मिट्टी से आपका मूल रोम के माध्यम से जाइलम उत्तक ही पेड़ पौधों के सभी भागों में जल को पहुंचाता है, यानी पत्तियों तक जल को पहुंचाता है। उसके बाद ही आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, कुटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पैरामीशियम, बी है यूग्लिना, सी है अमीबा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमीबा। कुटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसी अमीबा में कुटपाद पाए जाते हैं। क्योंकि अमीबा अपने भोजन ग्रहण करने के लिए जब अमीबा के नज़दीक में भोजन आता है तो अमीबा कुटपाद का निर्माण कर लेता है, यानी भोजन को घेरने के लिए अमीबा कुटपाद का निर्माण करता है और भोजन को घेर लेता है और इसी कुटपाद के अंदर अपना भोजन का सेवन करता है। प्रश्न नंबर 29 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए है संयोजन क्रिया, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद ही आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं वायुमंडल में, प्रकृति में, जिससे आपका वायुमंडल में प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन यानी बैलेंस बना रहता है। तो सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण।
प्रश्न नंबर 30 है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए है तना में, बी है पत्तियों में, सी जड़ में और डी है कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी पत्तियों में। स्टोमाटा जो है पत्तियों में, पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। यानी पत्ती में एक प्रकार का रंध्र यानी छिद्र होता है जिसे ही स्टोमाटा कहा जाता है, और इसी स्टोमाटा रंध्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के बाद बनने वाला जल बाष्प वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है जिसे बाष्पोत्सर्जन क्रिया कहा जाता है। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से आपका प्रकाश संश्लेषण के बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान बनने वाला जल बाष्प के रूप में वायुमंडल में आ जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब है, लगभग में बताना है। ऑप्शन ए है 120 mmHg, ऑप्शन बी है 150 mmHg, ए में था 120 mmHg, सी में है 90 mmHg, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 120 mmHg मानव हृदय का यानी मानव का हार्ट का यानी दिल का औसत प्राकुंचन दाब होता है, जिसे हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, और डायस्टोलिक आपका 80 mmHg होता है। और यही दोनों डायस्टोलिक व सिस्टोलिक 120/80 मिलकर के आपका ब्लड प्रेशर रक्तचाप जिसे कहते हैं तय किया जाता है। और एक सामान्य मानव का जो रक्तचाप होता है ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg ही होता है। यानी mmHg कहने का मतलब है मिलीमीटर पारा पे, Hg पारा का संकेत है। प्रश्न नंबर 32 है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए है पत्ती, बी है स्ट्रोमा, सी है ग्राना, ऑप्शन डी है हरित लवक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पत्ती। यानी पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पेड़ पौधों में पत्ती में ही होता है, यानी पत्तियों में होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होगा? पत्ती। प्रश्न नंबर 33, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है शारीरिक, बी है भौतिक, सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है प्राकृतिक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दरमियान बनने वाला जल बाष्प के रूप में जब बाहर निकलता है वायुमंडल में, तो वही क्रिया आपका बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, जो एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। इसमें किसी प्रकार का ना रासायनिक क्रिया होता है, ना प्राकृतिक, ना शारीरिक। प्रश्न नंबर 34 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है अपकरण, ऑप्शन बी में है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी में है उदासीनीकरण, ऑप्शन डी है वैद्युत अपघटन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। मानव शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण आपका रिएक्शन होता है, तब जाकर के आपका भोजन शरीर में पचता है। प्रश्न नंबर 35 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो सभी आवश्यक हैं, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे कहते हैं, तथा जल H2O और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है, तभी आपका स्वपोषी अपने भोजन को बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और पोषण करेंगे। और स्वपोषी वे सभी हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन सारे पदार्थों को, इन सारे तत्वों को क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश लेकर के। प्रश्न नंबर 36 है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन ए है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है हरित लवक, ऑप्शन डी है केंद्रक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट के विखंडन से माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। जब जंतु एवं मानव भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के पाचन के बाद बनने वाला ग्लूकोज और ग्लूकोज से पाइरूवेट का विखंडन जब कोशिका द्रव में होता है
तो उसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। और यही जब आपका पायरुवेट का विखंडन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो आपका क्रेब्स चक्र कहलाता है। और क्रेब्स चक्र के माध्यम से ही पायरुवेट का विखंडन होता है। तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस ऊर्जा का सेवन सभी जंतु एवं मानव करते हैं, उनकी कोशिकाएं करती है। और जल शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है फेफड़ा के द्वारा। प्रश्न नंबर 37 है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? सही जवाब है, जवाब से पहले देखें, ऑप्शन ए है आंख में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, सी है यकृत में, ऑप्शन डी है अमाशय में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमाशय में। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है, जिसे हम लोग पेट या स्टोमक भी कहते हैं, यानी अमाशय को ही पेट एवं स्टोमक कहा जाता है। और इसी में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और जठर ग्रंथि से आपका जठर रस स्रावित होता है और जठर रस ही आपका भोजन के पाचन की क्रिया को संपन्न कराता है। प्रश्न नंबर 38 है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है मनुष्य में, बी है कॉकरोच में, सी घोड़ा में और डी ऊंट में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम आपका कॉकरोच में, जिसे हम लोग तिलचट्टा कहते हैं, तिलचट्टा में यानी कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें इस कॉकरोच में किसी प्रकार का आपका वेन यानी नस नहीं पाया जाता है खून के परिवहन कराने के लिए। लेकिन अन्य जो जीव है, मनुष्य है, घोड़ा, बैल, बकरी है, इसमें आपका बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी बंद परिसंचरण तंत्र कहें तो उसमें एक प्रकार का भेन, धमनी और सीरा पाई जाती है जो खून का परिसंचरण यानी परिवहन करता है। प्रश्न नंबर 39 है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लैटेक्स, बी है रेजिन, सी है गोंद, ऑप्शन डी है टैनिन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा दुधिया यानी कि उजला रंग का उत्सर्जित तरल पदार्थ आपका लैटेक्स कहलाता है, जिसको हम लोग दूध कहते हैं। किसी पौधा की पत्तियों को या तना को तोड़ते हैं तो उससे एक प्रकार का जो गाढ़ा सफ़ेद रंग का जो दूध निकलता है वही आपका लैटेक्स होता है। प्रश्न नंबर 40, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है फेफड़ा से, बी है यकृत से, सी है श्वास नलिका से और डी है वृक्क से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत से। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। यकृत, जिसे लीवर या जिगर या कलेजी के नाम से जाना जाता है। और इसी लीवर से आपका पीत रस का स्राव होता है जो पित्ताशय में जाकर जमा होता है और पित्ताशय से निकल करके मूल पित्तवाहिनी के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचती है और भोजन के अम्लीयता को खत्म करके क्षारीय कर देती है। तो इसी आपका यकृत से पित्त रस स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है और उसके बाद मूल पित्तवाहिनी के माध्यम से छोटी आंत में पहुंच करके भोजन की अम्लीयता को खत्म करके उसे क्षारीयता में बदल देता है, यानी क्षारीय बना देता है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब क्या है? यकृत से, यानी लीवर से, जिसे जिगर और कलेजा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए है रात में, बी है दिन में, सी है रात दिन दोनों और डी है सुबह शाम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिन में। प्रकाश संश्लेषण की घटना रात में नहीं होती है बल्कि दिन में होती है। कब होती है? दिन में। दिन में ही आपका पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन ए है भोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है जल और डी है अमीनो अम्ल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भोजन। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है तो सही जवाब है भोजन। यानी पादप यानी पेड़ पौधों में फ्लोएम एक प्रकार का ऊतक है जो आपका भोजन का संवहन करती है। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो भोजन पत्तियों से लेकर के, यानी पत्तियां जो है पेड़ पौधों का किचन हाउस है, वहाँ से आपका फ्लोएम ऊतक तैयार भोजन को
लेकर के पेड़ पौधों के सभी भागों में यानी पादप के हर एक भागों में, हर एक अंगों में पहुंचाने का काम करती है। इसलिए फ्लोएम संवाहक उत्तक होता है और पादप में फ्लोएम संवाहक करने का काम यानी भोजन के संवहन करने का, भोजन के परिवहन करने का काम करता है, सभी अंगों में पहुंचाने का काम करता है। प्रश्न नंबर 43 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए है जल से, बी है कार्बन डाइऑक्साइड से, सी है ग्लूकोज से और डी है डिक्टियोजोम से। सही जवाब होगा ऑप्शन ए जल से, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, है ना, H2O। तो इसी से आपका H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, यानी जल से ही आपका ऑक्सीजन यानी O बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान। प्रश्न नंबर 44 है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी है सीरम, सी है लिम्फ और डी है लसिका। सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्लाज्मा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यानी रक्त का दो भाग होता है, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा आपका रक्त कणिकाएं होती है। और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार का होता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और आपका प्लेटलेट्स। प्रश्न नंबर 45 है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन ए है पत्ती, बी है हरित लवक, सी है क्लोरोफिल और डी है क्लोरोप्लास्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। यहाँ पे दोनों आंसर सही होगा, हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल यानी हरित वर्णक पाया जाता है। ये आपका हरित लवक पेड़ पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। बता दें कि लवक जो होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है और लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक की वजह से ही आपका पेड़ पौधे की पत्तियां एवं कुछ अन्य आपका भाग है तना वगैरह हरा होता है। और हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है क्योंकि हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल नाम का हरित वर्णक पाया जाता है और इसी वर्णक के माध्यम से आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 46, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, बी है मूत्र वाहिनी, सी है ग्लोमेरुलस और डी है बोमेन संपुट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, यानी वृक्क जिसे हम लोग किडनी एवं गुर्दा के नाम से जानते हैं। वृक्क को किडनी भी कहा जाता है और वृक्क को गुर्दा भी कहा जाता है। किडनी या गुर्दा कहें या आपका वृक्क कहें, एक ही चीज़ है। मानव शरीर में 2 इसकी संख्या होती है, 2 किडनी होती है। और वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी क्या है? तो नेफ्रॉन। यानी कि वृक्क जो है, किडनी जो है नेफ्रॉन का ही बना हुआ है, इसलिए आपका नेफ्रॉन को वृक्क का, किडनी का संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। और क्रिया भी नेफ्रॉन करती है। जो वृक्क का कार्य होता है वो सारी क्रिया नेफ्रॉन के द्वारा ही संचालित की जाती है, इसलिए वृक्क को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय और डी एड्रिनल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए लीवर। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो आपका लीवर है, जिसे हम लोग यकृत एवं जिगर एवं कलेजी के नाम से जानते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे बड़ा मनुष्य के शरीर का ग्रंथि जो है सबसे बड़ा वो लीवर ही है, यकृत ही है, जिससे आपका पीत का स्राव होता है। प्रश्न नंबर 48, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है क्लोरोफिल, सी है सौर प्रकाश और डी है जल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन स्वपोषी के पोषण करने के लिए आवश्यक नहीं होता है, जरूरी नहीं होता। स्वपोषी कहते हैं किसका? तो सभी आपका हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं खनिज लवण के माध्यम से। और क्लोरोफिल तो हर एक स्वपोषी यानी हरे भरे पेड़ पौधों के पास होता ही है। तो इस प्रकार से स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है ना, क्योंकि स्वपोषी है ना ऑक्सीजन हम लोग को खुद देते हैं, वो ग्रहण नहीं करते हैं, लेते नहीं हैं।
प्रश्न नंबर 49 है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए है कुटपाद, बी है परिवहन, सी है भोजन रसधानी और डी है केंद्रक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुटपाद। यानी अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद के माध्यम से होता है। यानी अमीबा अपने भोजन को कुटपाद के माध्यम से ही ग्रहण करता है। यानी जब अमीबा के नज़दीक में भोजन आता है तो भोजन को घेरने के लिए एक प्रकार का कुटपाद का निर्माण करता है ना, और उसी कुटपाद के माध्यम से अपना भोजन को कुटपाद के अंदर में अंतर्ग्रहण कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। प्रश्न नंबर 50 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा आपका मुक्त होता है श्वसन क्रिया के दौरान पेड़ पौधों में एडीपी के टूटने से। अब देख लें कि एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी का फुल फॉर्म है। और एक एटीपी भी होता है, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी वही होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वहाँ पे डी का मतलब है ना डाई हो रहा था, यहाँ पे टी का मतलब ट्राई हो रहा है। यानी एटीपी में आपका 3 आपका फॉस्फेट होता है और एडीपी में आपका 2 फॉस्फेट अणु होते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न आज के सीरीज का था 50वां। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे एक आमन से। ओके।